मेरा नाम अमिता है। मेरा भाई तो उम्र में छोटा ही था, लेकिन भाई छोटे होते हैं तो क्या है, बड़े ही लगते हैं। मेरे भाई का नाम अमन है। वह हमारे पूरे इलाके का सबसे खूबसूरत नौजवान था। जब उसकी शादी की बात आई तो मेरी माँ की एक ही ख्वाहिश थी कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, और खूबसूरत लड़की हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि हमें बेहतर से बेहतरीन की तलाश थी। कुछ लड़कियां हमें बहुत प्यारी लगीं, लेकिन वह बाकी मामलों में अच्छी नहीं थी। हम उन लोगों में से नहीं थे कि बहू को नौकरानी बना के रखे। अगर लड़की मायके की लाडली होगी तो हमने भी उसे लाडली बनाकर ही रखना था। क्योंकि मेरा एक ही भाई था। हम एक लड़की को देखने गए तो उसके घर के बाहर एक बड़ा सा लॉन था। एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की गले में दुपट्टे डाले कच्चे खेल रही थी। हमें लगा कि वह लड़की की छोटी बहन होगी। मैं अपनी माँ से कहा कि वैसे भी बहुत ज़्यादा ये लड़की खूबसूरत है, पता नहीं उसकी बहन कैसी होगी। माँ ने कहा कि चलो देखते हैं। जब अंदर गए तो बैठे और बातचीत होने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। तो वहीं लड़की कपड़े बदल के अच्छे से दुपट्टा लिए हाथ में ट्रे पकड़े दिखी। हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो यह तो वही लड़की है। मैंने उसके चुपके से तस्वीर खींच ली और अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई घर में बैठा था। उसने भी कह दिया कि मुझे यह लड़की बहुत पसंद है। इसलिए मैंने अपनी माँ को इशारा किया और कहा कि बात पक्की कर देते हैं। मैंने अपने भाई को लड़की की तस्वीर देकर कुछ गलत नहीं किया था। मैं पहले भी ऐसे ही करती थी क्योंकि ज़िंदगी उसे गुजारनी है। उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। उसका क्या ख्याल है और क्या मर्जी है, यह सबसे ज़्यादा अहम है। उसने जब हरी झंडी दिखा दी तो हम लोगों ने भी बात पक्की कर दी। लेकिन जब वापस आकर बताए कि वह इस तरह की हरकतें कर रही थी और उसने शरबत बढ़ाते हुए माँ के ऊपर भी गिरा दिया, यह बात सुनकर मेरा भाई भी हंसने लगा। उसने कहा अगर लड़की ऐसी है तो बात अच्छी है, घर में रौनक लगी रहेगी। अभी तो हमें यह सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब भी हम उसके घर जाते थे वह कोई ना कोई हरकत कर ही देती थी। अब मेरी माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी और उसने कहा कि यह लड़की मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे वह दिमागी मरीज हो। जैसे यह देखने में जो जवान है, लेकिन उसकी उम्र दिमागी तौर पे कम है। मैंने कहा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस शायद मेरे भाई ने कहा कि मुझे ज़्यादा समझदार बीवी नहीं चाहिए, बस मुझे खूबसूरत पत्नी चाहिए। समझदारी तो वक्त के साथ आ जाती है। पहले से ही समझदार बीवी लेकर आओ तो फिर वह शादी के कुछ साल बाद समझदार नहीं बनती है, बल्कि उसकी सारी सोच समझ सब कुछ मर जाता है। वह एक जिंदा लाश बन जाती है। हमने कहा कि तुम कैसे बातें कर रहे हो, हम कैसे तुम्हारी पत्नी पे जुल्म करेंगे। तो वह कहने लगा कि दीदी, जुल्म की बात नहीं है। अचानक से ज़िंदगी बदल जाती है। औरत पराया घर से आ जाती है, एक पराये मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे में औरत की शादी की शुरू की 3-4 साल बड़ी मुश्किल होती है। उसकी या तो ख्वाहिशें बदल जाती है और या फिर वह हार मान लेती है। मैंने अपने भाई को 2 पल देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम्हें इन सब के बारे में इतना कैसे पता। तो वह कहने लगा कि मैंने औरत के व्यवसाय पर एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर यह सब कुछ लिखा हुआ था। मेरी माँ ने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने किताब पहले ही पढ़ ली है, तुम उसको संभाल ही लोगे। मैंने कहा कि वह किताब अपने जीजू को भी दे दो ताकि उनकी भी अकल आ जाए। हम सब इस बात को सुनते ही हंसने लगे। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो गई। वह दुल्हन बनी बैठी थी और हंस रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि रूपा, हंसो नहीं, हम लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते हैं। वह कहने लगी, अगर मैं हंसूंगी नहीं तो मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। मैंने कहा कि जब तस्वीर बनेगी तब तुम्हें बता देंगे, अभी तो तुम चुप होकर शांति होकर बैठ जाओ।
मुझे समय समय पर रूपा को समझाना पड़ा। समझाती नहीं तो वह पता नहीं क्या करती, सबको शर्मिंदा करवाती। खाना खाते हुए भी ऐसे मुंह खुलकर खा रही थी। लेकिन मेरा भाई तो खुश हो रहा था। शायद वह बहुत ही ज़्यादा हुस्न परस्त आदमी था। जब शादी की रात वह अपने कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने और मैंने उसे एक बात बताई जो हमें रूपा की माँ ने बताई थी और कहा था कि ज़रा ख्याल रखना है। तो हमने उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि देखो, अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आना। हमने तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की दे दी है, लेकिन थोड़ी सी मासूम और लाडली किस्म की थी, इसलिए किसी बात का बुरा ना मान लेना। कहीं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें मायूसियत तो नहीं दी कि जाकर पत्नी को रोग में ले लेना। यह लोग मैं आने वाले में से बिल्कुल भी नहीं है। तुम उसे रोग दिखाने की कोशिश करोगे, वह कुछ और ही समझ लेगी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे अगर किसी ने ऐसे सलाह भी दी होगी तो मैं उस पर अमल नहीं करूँगा। मेरी पत्नी है और शुरू के दिनों में मुझे उसे और रोक जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका दिल जीतने की ज़रूरत है। जब मेरा भाई ऐसी बातें कर रहा था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसकी नज़र उतारूं। माँ ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसने हम लोगों को यकीन दिलाया कि आप लोग परेशान नहीं हो। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब दुआ करो कि तुम्हारी भाभी को अक्ल आ जाए। सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। जो लड़कियाँ समझदार थीं वह खूबसूरत नहीं थीं, क्योंकि समझदारी उम्र के साथ आती है। तुम्हारे भाई को कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए थी। अब देखो क्या होता है। वह कमरे में चले गए और अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि किचन में खड़ा हुआ था। मैं उनको देखकर हंसने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे से बाहर क्यों आए हो रूपा को छोड़ के? हमने तुम्हारे कमरे में दूध, बिस्किट, पानी सब कुछ तो रख दिया था। वह रूपा कह रही थी कि मैं ठीक से खाना नहीं खाई, इसलिए खाना निकाल रहा था। मुझे लगा कि आप और माँ सो गए होंगे, क्योंकि शादी में बहुत थक गए थे, इसलिए आप लोगों से नहीं कहा। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा माँ तो वाकई सो गई है, लेकिन मैं अभी जगी हूँ। मैं गर्म कर देती हूँ। जब मैं खाना गर्म कर रही थी तो मेरे भाई ने कहा कि दीदी वह एक बात है। मैंने कहा बस बोलो, क्या बात है? कहने लगा वह कह रही थी कि आइसक्रीम ज़रूर लेकर आना। मेरे भाई ने यह बात की तो मैं उसे हैरत होकर देखने लगी और हम दोनों ही हंसने लगे। मैंने कहा कि बड़ा बूढ़ा फंसा है। वह तो तेरी बीवी कम तेरी बेटी ज़्यादा लगती है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वह कहने लगा कि अभी तो हमारी शादी हुई है और आप अभी से उसको मेरी बेटी बना रही हो, कहीं मेरी शादी न टूट जाए। हम दोनों ही हंस रहे थे। मैंने खाना गर्म किया और ट्रे में सजाकर अपने भाई को दे दिया। शादी से पहले रूपा की माँ ने हमें एक अजीब सी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि यह हमारे घर की छोटी बेटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली है। मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, यह थोड़ी सी अजीब सी है। हमने कहा कि क्या मतलब? अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि इसे घर चलाना नहीं आता, इसे खाना बनाना नहीं आता, इसको खरीदारी भी नहीं आती और इसकी शादी की उम्र भी नहीं है। लेकिन हम लोग शादी करवा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि शादी करके इसको अकल आ जाएगी। हमने पूरे घर को इसने तंग करके रखा है। मेरी माँ इस बात पर हंसने लगी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब शादी होगी तो बड़े बड़े की अकल ठिकाने आ जाती है। मैं फिर से भाई को उसके कमरे में भेज दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अभी भी मैं अपने कमरे में बैठी थी और मैं सुबह से अब अपना फ़ोन पकड़ा था। मेरे फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज आए थे। मेरा पति विदेश में जॉब करता था, इसलिए मैं इस घर में रहती थी। उसके भी मैसेज आए थे, मुबारक दे रहे थे। कुछ और लोगों ने भी मैसेज किए थे, कुछ ऐसे भी थे जो पैसे मांग रहे थे। लेकिन एक ऐसे नंबर से मैसेज आया था जो नंबर मेरे फ़ोन में से नहीं था और डीपी के ऊपर तो किसी औरत की तस्वीर बनी हुई थी। पता नहीं अब यह कौन थी। उसने 5 मिनट का वॉइस मैसेज भेजा था।
पहले मैंने मैसेज किया कि आप कौन, और उसके बाद वॉइस मैसेज सुना। जब मैं वॉइस मैसेज सुना तो मैं हैरान रह गई। जैसे जैसे मैं उसकी बात सुनने जा रही थी वैसे ही मैं हैरान होती जा रही थी। उसका मतलब कि हमारे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत नाच रही थी। जो कुछ भी अब बुरा होना था वह तो हो चुका था। अब मैं अपने भाई के कमरे में जाकर यह कैसे बताती कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर मेरी माँ को यह बात पता चलती तो मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती, और मेरा भाई जो बेचारा इतना खुश था उसकी खुशियों में तो नज़र ही लग जाती। सच कहते हैं खुशियों को नज़र लग जाती है। मुझे मैसेज करने वाली औरत ने अपना नाम जानकी बताया हुआ था, अपना नाम भी, और यह भी बताया था कि वह कहाँ रहती है। उसने कुछ भी नहीं छुपाया था। उसने कहा कि काश मैं आप लोगों को यह सब कुछ पहले बता देती तो आपका भाई बच जाता, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। सुबह होने के 2-3 घंटे बचे थे। सुबह हुई तो मैं दरवाजे पर दस्तक देकर वहाँ से हट गई। मेरा भाई दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि क्या हो गया दीदी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो। मैंने उससे कहा कि देखो, यह बात माँ को नहीं बताना, बस तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन अभी घर में कुछ मेहमान भी हैं, और कुछ मेहमान जो वापस थे रात को अपने घर चले गए और सुबह सुबह फिर आ गए थे, क्योंकि आज कुछ रस्म थी और सुबह नाश्ता भी हमारी तरफ से ही था। तकरीबन हमारे सारे रिश्तेदार ही वापस आ रहे थे। उन्होंने कहा कि शादी वाला घर है, सोकर क्या करना है, अपने घर में जाकर सुकून से सो लेंगे और सुबह फिर आ जाएंगे। वह लोग आ गए थे। मैंने भाई को वॉइस मैसेज सुना दिया। मेरा भाई भी हैरान रह गया। हमने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई थी। हम दोनों की कमरे की तरफ भेजें। मेरे भाई ने कहा कि अभी बात करते हैं, लेकिन सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि रूपा बेहोश पड़ी थी। उसके सर से खून बह रहा था। मैं घबरा गई। हमें लगा शायद वह जिंदा नहीं है। हमारे इलाके की एक रस्म थी कि लड़की को मुंह दिखाई में 10 किलो के बट दिया जाता था, और उसे यह बताया जाता था कि उसकी ज़िंदगी में उसकी हिफाजत करने वाला आ गया है। मैंने कहा कि तुमने अपनी इस बेवकूफ़ और पागल बीवी को यह क्यों दिया था। शायद वह बट के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी और गलती से उसके हादसा हो गया था। उसे वॉइस मैसेज में यह था कि रूपा की उम्र 17 साल नहीं थी, जो कि उसके घर वालों ने बताया था, बल्कि उसकी उम्र 25 साल थी। वह दुबली पतली थी, इसलिए पता नहीं चलता था। खूबसूरत तो थी ही, जवान भी थी, लेकिन दिमागी से 12 साल की लड़की थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी पहले भी कराई थी, तो उसने उस घर वालों को बहुत तंग किया था। अपनी सास को ही मजाक मजाक में सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, और उसके साथ नहीं, मुझे वह वॉइस मैसेज भेजा था। उसने कहा कि इस हादसे के बाद मैं अपना टांग खो चुकी हूँ। वह दिमागी तौर पे मरीज है। एक दिन तो उसने गैस ऑन करके ही छोड़ दिया था और सुबह सुबह घर में धमाका हो गया, लेकिन वह तो शुक्र है कि किसी का कोई जान नहीं नुकसान हुआ। हमने और भाई ने मिलकर रूपा को अस्पताल पहुंचाया। तब तक उसके घर वाले भी आ गए थे। हम बस रूपा की जान सलामती की दुआ मांग रहे थे। मैंने रूपा की माँ से कहा, आपकी बेटी के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और आपकी बेटी की शादी भी पहले हो चुकी थी। आपने इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों बोला। मेरी माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। रूपा की माँ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी। कहने लगी, मेरे रूपा पहले ऐसी नहीं थी। वह जब 8 साल की थी तो सीढ़ियों से गिर गई थी। तब से उसके दिमाग की नस दब गई, जिससे अपनी उम्र की हिसाब से उसका दिमाग छोटा ही रह गया। पैसों की तंगी की वजह से हम उसका सही से इलाज नहीं करवा सके। मैं उसकी माँ थी, उसे इस हालत में नहीं देख पा रही थी। अब हम सब चुप थे। शायद यह बात करने का सही समय नहीं था। ऑपरेशन चल रहा था, तभी डॉक्टर बाहर आए। हम सब डॉक्टर से रूपा के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर ने कहा, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रूपा के बचपन की जो चोट वजह से दिमाग नस दब गई थी, वह उसकी इस चोट से अपनी जगह आ गई है।
बाकी हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि रूपा एक नॉर्मल इंसान बन जाए, तभी वह बेहोश है। अब सब प्रार्थना करें कि उसे जल्द ही होश आ जाए। पूरे 24 घंटे के बाद रूपा को होश आया। वह एकदम ठीक थी, अपनी माँ से गले मिली, लेकिन हम सबको, मुझे, मेरे भाई और माँ को रूपा पहचान नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि रूपा को अभी कुछ महीने पहले की बात याद नहीं है, वह सब भूल गई है। बाकी वह एकदम ठीक है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद रूपा अपने घर चली गई। दोनों परिवार ने मिलकर एक बार फिर से रूपा और मेरे भाई की शादी करवा दी। रूपा सुंदर तो पहले से ही थी, उसका स्वभाव तो और भी सुंदर था। अब की बार मुंह दिखाई में भाई ने उसे कोई बट नहीं दिया। हम सब ने इस रस्म को ख़त्म करने का फैसला किया। शादी के बाद रूपा ने हम सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। शायद उसकी माँ ने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। मेरा भाई तो फूले नहीं समा रहा था, उसकी खूबसूरत राजकुमारी जैसी पत्नी जो मिल गई थी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।